नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि मेरे भारत में घुसपैठियों का क्या काम है। ये घुसपैठिए संसाधनों पर डाका डालने के साथ देश की सुरक्षा में भी सेंध लगा रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने गुजरात से 500 से ज्यादा घुसपैठियों को दबोचा है, जबकि 500 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सिर्फ अहमदाबाद के चंडोला इलाके से करीब 300 संदिग्धों को दबोचा गया है, जिनमें से 166 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग पिछले कई सालों से फर्जी पहचान पत्र बनाकर हिंदू नाम और पहचान के साथ रखकर लोगों के बीच छिपे हुए थे। आज आपको बताएंगे कि आखिर घुसपैठियों का ये पूरा सिंडिकेट और बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है। यूपी का खोड़ा और दिल्ली का उस्मानपुर हमारी अगली खबर। फासला सिर्फ कुछ किलोमीटर का, लेकिन इंसाफ और समाज के गुस्से का अंतर आसमान पाताल जैसा। दोनों जगह 17 साल के दो मासूम लड़कों को उनके ही दोस्तों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोस्तों ने। खोड़ा में कड़ी कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, लेकिन उस्मानपुर में सन्नाटा है। आखिर क्यों, आज हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको युद्ध विराम यानी सीज फायर की एक नई और क्रांतिकारी परिभाषा बताएंगे। सौजन्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अगर गोलियां तमीज और सलीके से चलाई जाएं तो वो सीज फायर ही कहलाएगी, यानी आप पर गोली चलेगी लेकिन संयमित तरीके से। दर्द तो होगा पर वो शांतिमय दर्द होगा। दुनिया त्राहिमाम कर रही है और यहां साहब फुल स्केल वॉर और मासूम सीज फायर का फर्क समझा रहे हैं। खुद अमेरिकी संसद को उन पर भरोसा नहीं रहा, पर वो दुनिया को भरोसा दिला रहे हैं कि गोलियां संभल कर चल रही हैं। इसके साथ आपको बताएंगे कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति का भारत दौरा कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। जिस देश से हम एक बूंद तेल भी नहीं खरीद रहे थे, वहां से अब हर दिन हम 4,17,000 बैरल कच्चा तेल मांग रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि हुक्मरानों के लिए इतना आसान है ये कह देना, एक लाइन का आदेश जारी करना, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द की जाती है। लेकिन क्या इनके बंद कमरों में कभी उन बच्चों की चीखें पहुंचती हैं जो इन परीक्षाओं के लिए अपनी रातों की नींद गिरवी रख देते हैं? मध्य प्रदेश की आकांक्षा चतुर्वेदी ने सिस्टम के इसी धोखे से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। एक गरीब पिता ने लोन लेकर बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखा था, पर पेपर माफियाओं ने सब कुछ उजाड़ दिया। लेकिन आज सबसे पहले ये कल्पना कीजिए कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी पहचान का पूरा ढांचा ही झूठ पर खड़ा है, जो इस देश के नागरिक ना होकर भी इस देश के सारे संसाधनों की लूट खसोट कर रहे हो और इन्हीं संसाधनों का आपके लिए एक सूखा हो। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई घुसपैठिया अवैध रूप से सीमा पार करके भारत में कैसे आया, बल्कि आज सवाल ये है कि उसके बाद क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में प्रवेश करता है, लेकिन कुछ सालों के भीतर उसके पास आधार कार्ड भी आ जाता है, राशन कार्ड भी आ जाता है, बैंक खाता खुल जाता है, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाता है, बिजली पानी का कनेक्शन मिल जाता है, वो सरकारी योजनाओं का लाभार्थी भी बन जाता है, तो ये सिर्फ सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता, ये पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल बन जाता है। क्योंकि सीमा पर पार करना एक घटना है, लेकिन उसके बाद पहचान, दस्तावेज, सुविधाएं और लाभ प्राप्त करना एक प्रक्रिया, और जब ये पूरी प्रक्रिया सफल हो जाती है, तब हमें यह पूछना पड़ता है कि आखिर इस देश में इन घुसपैठियों का क्या काम है। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद शहर से आई हैं, जहां सिर्फ 24 घंटे में कुल 290 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 166 संदिग्धों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में हो चुकी है। इनमें 41 पुरुष हैं, 95 महिलाएं और 30 बच्चे। और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घुसपैठिए कैसे हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फैल चुके हैं, और शायद ही कोई ऐसा शहर, कोई मोहल्ला होगा जहां इनकी मौजूदगी ना हो। अहमदाबाद के जिस इलाके से इन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम, उस मोहल्ले का नाम है चंडोला। चंडोला में अवैध झुग्गियां हैं और अवैध मकान ज्यादा हैं, जहां से ये लोग आज से नहीं
बल्कि पिछले 3-4 सालों से यहां पर रह रहे थे। और क्राइम ब्रांच का दावा है कि इनमें 80% घुसपैठिए 5 से 6 साल पहले भारत में आए थे। अब ये गुजरात तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया जा रहा है, जिसके तहत अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा जैसे तमाम शहरों में कुल 501 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इतने ही संदिग्धों से पूछताछ भी चल रही है। इसे फिर से सुन लीजिए कि पिछले सिर्फ 24 घंटे में ही गुजरात में 500 घुसपैठियों पर शिकंजा कसा गया है और 500 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। और ये आंकड़े बताते हैं कि अगर हमारी पुलिस घुसपैठियों को ढूंढने के लिए ऐसा कोई अभियान चलाए तो सैकड़ों हजारों घुसपैठिए एक ही शहर और राज्य में आपको मिल जाएंगे। और ये एक बिजनेस मॉडल के तहत भारत में रह रहे हैं, जिसके बारे में अभी बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं है। गुजरात में जिन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ में यह पता चला कि जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब ये लोग सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए थे। भारत में दाखिल होने के बाद इनकी मुलाकात कुछ एजेंट से कराई गई, जिनका काम क्या था? इन एजेंट्स का काम था इनके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र बनवाना। इनमें भी कई लोगों के पहचान पत्र हाल के दिनों में बदले गए और इन्हें जानते हैं कैसे बनाया गया? इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया, जिससे लोगों के असली आधार कार्ड की कॉपी लेकर एआई की मदद से उनमें तस्वीर ही बदल दी गई। और ज्यादातर मुस्लिम घुसपैठियों ने अपना हिंदू नाम रख लिया। हिंदू बनकर ये आपके और हमारे बीच आसानी से घुल मिल गए और अलग अलग शहरों में काम भी करने लगे, जैसे दुकानों पर हेल्पर की नौकरी करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी का काम, किसी घर में बावर्ची बन जाना या ऐसे ही दूसरे काम करना, फिर भारत के अलग अलग शहरों में पैसा कमाकर उसे बांग्लादेश भेजना अपने बाकी परिवार वालों के पास। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर ये भारत में जो भारतीयों के लिए, गरीब वंचितों के लिए जो लाभार्थी स्कीम्स हैं, जो अलग अलग पैसा दिया जाता है, चाहे महिलाओं को या फिर अन्य स्कीम्स में, वो पैसा भी लेने लगते हैं। गुजरात पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में जो बांग्लादेशी रह रहे थे, वो मोबाइल ऐप से पैसे पहले पश्चिम बंगाल में एक एजेंट को भेजते थे और फिर ये एजेंट इन पैसों को बांग्लादेश में उनके घर तक पहुंचाता था। और इसके लिए एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था, जिसे अंगड़िया कहते हैं। अंगड़िया एक तरह की कुरियर व्यवस्था है, जिसमें कैश और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और यहां भी यही हो रहा था। और सोचिए, पश्चिम बंगाल में अब तक ऐसे सिंडिकेट खुलेआम काम कर रहे थे जिन पर कोई अंकुश ही नहीं था। आज हमारा सवाल यह है कि अगर ये घुसपैठिए भारत में पैसे कमाते हैं और पैसे कमाकर बांग्लादेश भेज रहे हैं, तो क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था और आपके हक की चोरी नहीं है? क्या ये चोरी रुकनी नहीं चाहिए? किसी भी देश की संप्रभुता सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बचती, वो उसके रिकॉर्ड से भी बचती है, उसकी जनगणना से भी बचती है, उसकी नागरिक पहचान प्रणाली से भी बचती है। और इसीलिए अवैध घुसपैठ का सवाल केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये न्याय का भी सवाल है। क्योंकि हर वो लाभार्थी या फिर हर वो लाभ जो किसी घुसपैठियों तक पहुंचता है, वो हमारे किसी ना किसी नागरिक की थाली से लूट कर ही छीना जाता है। आज आप इन तस्वीरों को देखिए और ये सोचिए, क्या हमारे देश में कभी ऐसी व्यवस्था बना पाएंगे हम, जिसमें हमें घुसपैठियों की ये भीड़ दोबारा ना देखनी पड़े? दोबारा हमें फिर ये ना सुनना पड़े कि इन घुसपैठियों के पास आधार कार्ड था, राशन कार्ड था, पहचान पत्र थे। दोबारा हमें यह ना सुनना पड़े कि ये हमारे संसाधनों को लूट रहे थे। दोबारा हमें यह ना सुनना पड़े कि ये भारत का पैसा बांग्लादेश भेज रहे थे। और दोबारा हमें यह ना सुनना पड़े कि घुसपैठियों का मुद्दा एक एजेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप खुद देखिए। वीडियो तो बनन दो। नेहरूनगर खाते पूर्व ડીવાયએસપી દ્વારા એક ફાયરિંગની ઘટના બની હતી અને એક સાથે 5 જેટલા રાઉન્ડ ફાયરિંગ
कल रात ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जो कि आज सुबह तक जारी रहा और खास करके तस्वीरों में महिला पुरुष समेत बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इन सभी की बात करें तो लंबे समय से ये लोग अहमदाबाद के खास करके चंडोला के आसपास इलाकों में रहा करते थे, लेकिन चंडोला में जब मेगा ड्राइव पुलिस की तरफ से चलाई गई उसके बाद से सीधे तौर पर अगर कहें तो अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में ये लोग रहा करते थे। खास करके कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि स्पा में रहती थी, कुछ रेड्स में जो पकड़े गए वो पीजी सेंटर्स में रहते थे, रेंट पे रहते थे, और कई सारे लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लोग गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी तौर पर पहचान हो चुकी है। ऐसे में अब इन सभी को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण करके सभी को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तब ऐसे कई सिंडिकेट्स चलते रहे जो कटमनी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनाते थे। कटमनी का मतलब है कि ये लोग किसी सरकारी योजना का लाभ दिलाना हो। अगर उस सरकारी लाभ की योजना में नाम जोड़ना हो, मंजूरी दिलाना हो, भुगतान जारी करवाने के बदले लोगों से कमीशन लिया जाता है, या उस कमीशन का हिस्सा मतलब जो आपको लाभ मिल रहा है, मान लीजिए आपको 1,500, जैसे बंगाल में था महिलाओं को 1,500 मिल रहा है, तो उसमें से एक हिस्सा ये लोग मांगते थे और इन पर कोई अंकुश नहीं था। मतलब हम आपको 1,500 दिलाएंगे, उसमें से आप 800 हमें दे दो या 500 हमें दे दो। कट मनी इसको कहा जाता था बंगाल में। लेकिन अब जानते हैं ये सारे लोग छिपकर खुद को पश्चिम बंगाल की जनता से बचा रहे हैं। और आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जो ममता बनर्जी के पतन का असली कारण भी दिखाती है। ये तस्वीरें टीएमसी नेता शाहिदुल मियां की हैं, जिन्होंने आवास योजना के लाभार्थियों से कटमनी मांगी थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद जब लोगों ने इसका विरोध किया, कटमनी वापस लौटाने के लिए कहा, तो ये टीएमसी नेता अपने घर में पलंग के नीचे जाकर छिप गए हैं। देखिए इनको, इसे लगा कि यहां से इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा और ये जनता के गुस्से से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस टीएमसी नेता को पकड़कर इनकी परेड निकाली गई। जनता घर में घुस गई और फिर वीडियो बनाने लगी और पलंग के नीचे से इनको निकलना पड़ा और इससे ये बुलवाया गया कि अब ये कभी किसी भी परिवार से कट मनी नहीं मांगे। देखिए पश्चिम बंगाल में लोगों ने सरकार इसलिए बदली क्योंकि वहां लोग इस कटमनी गैंग और इस सिंडिकेट राज से त्रस्त थे। और ये वही सिंडिकेट माफिया है जिसने थोड़े से लालच के लिए बेहिसाब बांग्लादेशियों को भारत में बसा दिया और उन घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र भी बनवा दिए। और सोचिए, ममता बनर्जी की सरकार ने इस सिंडिकेट को रोका क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनका मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा। यह हमारे देश में ही हो सकता है जहां पैसों के लालच और फिर वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए घुसपैठ की बीमारी को इतना बड़ा बना दिया गया कि अब ये भयानक रूप में नजर आती है। और आपको यकीन ना हो तो इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। साल 2025 में देश की राजधानी दिल्ली से 2200 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश भेजा गया। गुजरात में पिछले साल 450 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए, जिन्हें उसी वक्त सत्यापन कराने के बाद डिपोर्ट किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार का भी अनुमान है कि पूरे राज्य में लगभग 10 लाख बांग्लादेश घुसपैठिए हैं और 3000 रोहिंग्या मुस्लिम हो सकते हैं, जिनमें से कई को गिरफ्तार किया गया है।
मार्च 2025 में 4 घुसपैठिए अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए। मई 25 में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से 90 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। बहुत लंबी लिस्ट है। महाराष्ट्र में अकेले देखिए साल 2025 में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया और इस कार्रवाई के बाद भी फरवरी 2026 में जोगेश्वरी से 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए। जबकि हरियाणा में 17 मई 2025 को नूह से 23 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। 20 मई पिछले साल की बात, 20 मई 2025 को रेवाड़ी शहर जहां से 16 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए और जुलाई 2025 में फरीदाबाद से 43 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए जिन्हें सरकार ने डिपोर्ट करने का दावा किया। लेकिन फिर भी जानते हैं इस पूरे मामले में बड़ी चुनौती क्या है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, डिपोर्ट करने के लिए तेजी दिखाई जा रही है। लेकिन जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां इन घुसपैठियों को लेकर रुख बहुत सहज नहीं दिखाई देता। जैसे कर्नाटक में पिछले 2 सालों में 320 घुसपैठिए पकड़े गए जिनमें 219 को डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन कांग्रेस घुसपैठ को बीजेपी का एजेंडा मानती है, जबकि खुद कर्नाटक से इतने घुसपैठियों को भेजा गया है। आप देख रहे हैं केरल में जनवरी 2025 में 27, मार्च 2025 में 2 और अक्टूबर 2025 में 1 घुसपैठिया पकड़ा गया। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इसकी संभावना ज्यादा थी कि केरल में और भी घुसपैठिए हो सकते हैं जिनकी जांच के लिए सघन कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन केरल में भी लेफ्ट सरकार के दौरान ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कई विपक्षी दलों को लगता है कि अगर उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की तो इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। लेकिन आज हम पूछते हैं कि क्या घुसपैठियों को भारत से भगाने में कोई भी वोट बैंक आड़े आना चाहिए और क्या हम घुसपैठ के मुद्दे को धर्म से अलग रख सकते हैं? इस मामले में भारत को आज जापान से सीखने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई बार सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण होता है और इसके बाद जब इन पर कार्रवाई होती है तो बहुत सारे विपक्षी नेता सामने आकर ये कहते हैं कि जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम्स को डराया जा रहा है, असहिष्णुता हो गई है। कहते हैं कि क्या इस देश में मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा। एक पूरी तस्वीर जो आपके सामने है वो आप देख रहे हैं। अब ये सुनकर हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि शायद सही नहीं सरकार कर रही है और अगर मस्जिद सरकारी जमीन पर बन गई है तो उसे हटाने की क्या जरूरत है। बन गई है तो ठीक है। यानी हमारे देश में ऐसे मामलों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जाता है, कानून को कहीं साइड में रख दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको जापान से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें जापान की है जहां एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है और वहां कोई ये नहीं कह रहा है कि इस्लाम धर्म का मामला है। वहां हर कोई यही बात कह रहा है कि नियम सबके लिए बराबर है, अवैध निर्माण ही रहेगा, फिर चाहे वो मस्जिद हो या कोई और धार्मिक स्थल। जापान के साइतमा प्रांत में कावागुए नाम का एक छोटा सा शहर है जहां 3 अप्रैल को एक मस्जिद का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किया पाकिस्तान के राजदूत ने और इसका नाम रखा गया मस्जिद रमजान। अब जिस जगह ये मस्जिद बनाई गई वहां आसपास सब्जियों के खेत हैं, रिहायशी इलाका है और जापान की सरकार ने इस जगह को अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन में रखा है। अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी भी तरह के निर्माण पर सख्त प्रतिबंध होते हैं और जंगल, खेती की जमीन, पर्यावरण को बचाकर रखा जाता है। लेकिन यहां इस मामले में कुछ मुसलमानों से सोचा कि वो नियमों का उल्लंघन करके मस्जिद बनाएंगे तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि ये तो एक धार्मिक स्थल है, लोगों की आस्था का मामला हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये लोग गलत सोच रहे थे। अगर ये भारत में होते, किसी सरकारी जमीन पर यही सोचकर अवैध ढांचा खड़ा करते तो शायद यही होता। लेकिन इनसे गलती ये हो गई कि ये जापान में इन्होंने ऐसा कर दिया। और सबसे बड़ा फ्रॉड सुनिए, इस अवैध मस्जिद का उद्घाटन पाकिस्तान के राजदूत ने किया और जब जांच हुई तो ये पता चला कि जापान में जिस कंपनी ने ये जमीन खरीदकर मस्जिद बनवाई है उस कंपनी के मालिक भी पाकिस्तानी मूल के हैं और उनके कहने पर ही पाकिस्तान के राजदूत वहां उद्घाटन करने आए। लेकिन यहां जापान के लोगों की भी सराहना करनी होगी जिन्होंने अपने देश के कानून की रक्षा के लिए खतरनाक तरीके से रिपोर्टिंग की। बात को सामने लगा, लोग छोरी छिपे इस इलाके में आए, उन्होंने अपने फोन से वीडियो बनाए, वीडियो बनाकर इस अवैध मस्जिद के बारे में पूरे जापान को बताया। ये देखिए। और जब ये मामला सरकार को पता चला तो वहां पता है क्या कहा गया,
वहां यह कहा गया कि यह मामला मस्जिद होने का है ही नहीं, यह मामला अवैध निर्माण का है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और नियमों के उल्लंघन का है, और यह उल्लंघन सभी के लिए बराबर है जिनमें धर्म के नाम पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। देखिए, कानून की किताब में अवैध निर्माण के सामने यह नहीं लिखा होता कि यह नियम केवल गैर धार्मिक इमारतों पर लागू होगा। कानून की ताकत और उसका महत्व ही उसकी समानता में है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है और ये किसी भी धर्म से पहले आता है। और इसीलिए हमें लगता है कि जापान की तरह हमारे देश में भी कानून को सही रूप से अपनाने की जरूरत है। कोई भी अवैध निर्माण उसे धर्म के नाम पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसे इस बात पर संरक्षण कतई नहीं मिलना चाहिए कि उसकी धार्मिक पहचान का लेबल लगा दिया गया है। तो फिर कानून की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाएगी ना। और हमारे देश में बहुत बार यही होता है, जबकि जापान या बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। वहां बहस इस बात पर नहीं होती कि नियम तोड़ने वाला कौन से धर्म का है, बहस इस पर होती है कि नियम तोड़े गए या नहीं तोड़े गए। भारत को भी शायद इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसी राष्ट्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि उसके कानून का कैसा वहां पर काम चल रहा है। वो इस बात से तय होती है कि क्या वो उन कानूनों को बिना राजनीतिक तुष्टीकरण और विशेष धार्मिक डिस्काउंट के लागू कर सकता है। और जिस दिन हमारे देश में ऐसा होने लगेगा, देश में अवैध निर्माण की चर्चा धर्म से हटकर कानून की चर्चा बन जाएगी, उस दिन शायद हम कानून के शासन के एक कदम और करीब होंगे। और इसके लिए हमें जापान का मॉडल अपनाना होगा। हालांकि यहाँ जापान में आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या वहां की संस्कृति का इस्लामीकरण किया जा रहा है। साल 2000 में जापान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 20,000 थी, लेकिन 2023 आते आते 4,20,000 हो गई, यानी इसमें ऐतिहासिक रूप से 2000% की वृद्धि हुई। इसी तरह साल 2000 में पूरे जापान में सिर्फ 15 मस्जिदें थी, लेकिन आज ये 164 हो गई हैं और इनमें भी 1000% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े अपने आप में सारी कहानी कह रहे हैं और इसके आगे शायद हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के उस्मानपुर और गाजियाबाद के खोड़ा की घटना में वो कौन सा अंतर है जो चीख चीख कर आपसे कुछ कहना चाहता है। खोड़ा वो जगह जहां 28 मई को बकरीद के मौके पर 5 आरोपियों ने एक 17 साल के हिंदू लड़के की ये कहते हुए हत्या कर दी थी कि क्या उसने बकरीद पर बकरे को हलाल होते देखा है। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उबाल लेकर आई। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी मोहम्मद असद का एनकाउंटर हुआ। उसके अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस चिपका दिया गया। इलाके के 3 मदरसों को अवैध बताकर सरकार ने सील कर दिया और कई हिस्ट्री शीटर अपराधियों से थाने में शपथ कराई गई कि वो भविष्य में कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। लेकिन इसी घटना के सिर्फ 2 दिन बाद 1 जून को दिल्ली के उस्मानपुर में इसी तरह का हत्याकांड हुआ। जैसे खोड़ा में 17 साल के सूर्य को उसके दोस्तों ने बाहर बुलाकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, ठीक उसी तरह उस्मानपुर में 17 साल के अभिषेक को उसके ही कुछ दोस्तों ने घर से बाहर बुलाकर चाकू से गोद दिया, उसे जान से मार दिया। अब ये दोनों घटनाएं एक ही तरीके से हुई। दोनों घटनाओं में मरने वाले लड़कों की उम्र 17 साल, दोनों को दोस्तों ने मारा। लेकिन खोड़ा की घटना में यूपी सरकार की तरफ से इतने सारे एक्शन हुआ, जबकि राजधानी दिल्ली की घटना बाकी दूसरी घटनाओं की तरह कहीं नीचे दब गई और इसकी किसी ने कोई बात नहीं की। जानते हैं क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि इस घटना में खोड़ा की तरह मारने वाले लोग माफ कीजिएगा, मुस्लिम नहीं थे, ये गैर मुस्लिम थे। और शायद इसी वजह से इन दोनों घटनाओं में इतना बड़ा अंतर दिखा। और यह अंतर सिर्फ सरकारों की कार्रवाई का नहीं है, यह अंतर हमारे समाज की सोच का भी है। हमारा समाज खोड़ा की घटना पर ज्यादा आहत दिखा, लेकिन उस्मानपुर की घटना के बारे में मालूम नहीं। उस्मानपुर में 1 जून को 17 साल के अभिषेक की हत्या हुई। हत्या जिन 7 से 8 लड़कों ने किया वो अभिषेक के पहले दोस्त हुआ करते थे। बाद में उनके बीच कुछ विवाद हुआ। 1 जून को इन लड़कों ने अभिषेक को उसके घर से बुलाकर गली में उसकी हत्या कर दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो आया है उसमें आरोपी लड़के साफ नजर आ रहे हैं और इनकी उम्र जानते हैं कितनी है? आज इसीलिए हमने ये सोचा कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये खबर दिखानी बहुत जरूरी है। इनकी उम्र है 12 से 16 साल। ये सारे लड़के जो आपको दिख रहे हैं, खोड़ा में 17 साल के सूर्य की मां बिलक बिलक कर रो रही थी। ठीक वैसे ही इस मामले में भी 17 साल के अभिषेक की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, लेकिन यह घटना लोगों को उतना नहीं चुभ रही जितनी खोड़ा की चुभी। आज हमारा सवाल यह है कि क्या अब हमारा समाज भी अपराध की घटनाओं में ऐसे फर्क करेगा
आज सवाल है कि अगर नाबालिग बच्चे 12 से 16 साल के बच्चे हथियार उठाकर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं तो हमें कितना चिंतित होना चाहिए। और सोचिए अगर ऐसा है तो समाज के तौर पर हमारे लिए कितना बड़ा संकट है। सूर्य की हत्या इतनी गंभीर थी कि हमने आपको दिखाया, उस दिन पूरी खबर दिखाई। उसे तो मारने से पहले उसके दोस्त ने कहा था कि तुमने बकरीद पर कभी बकरा हलाल होते देखा है, और फिर मार दिया। लेकिन यह घटना भी उतनी ही गंभीर है, उतने ही मुश्किल सवाल लेकर सामने आ रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आरोपियों को धर्म के चश्मे से ना देखें तो घटनाएं एक जैसी हैं। दोनों घटनाओं में चिंता यही है कि हमारे युवा अपराध के लिए हिंसक प्रवृत्ति आखिर क्यों अपना रहे। अभिषेक, अगर आप देखें तो नाबालिग लड़के दोस्ती में एक दूसरे का खून क्यों कर रहे हैं, ये सोचने की बजाय आज इन दोनों घटनाओं को बांट दिया गया है और प्रतिक्रिया जिस तरह की आ रही है वो हम आपको दिखाई रहे। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान को लेकर आ रही है। आखिर क्या है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम किसी भी समय टूट सकता है और इसकी पहल राष्ट्रपति ट्रंप खुद कर सकते हैं। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान ने अब अमेरिकी जहाजों और नौसेना पर एक भी हमला किया तो वो इस सीज फायर को खत्म कर देंगे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब तक अमेरिका ने सीज फायर के दौरान ईरान पर हवाई हमले नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो इसकी इजाजत भी दे सकते हैं और ये युद्ध कागजी सीज फायर से निकलकर उसी रूप में आ सकता है जो रूप 7 अप्रैल से पहले पूरी दुनिया ने देखा था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा है। ये दावा भी एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सीज फायर की एक नई परिभाषा गढ़ी है। अब सुनिए, उनका कहना है कि अगर गोलीबारी, हम बात गोलीबारी की कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर गोलीबारी संभलकर और संयमित तरीके से की जाए तो उनकी नजर में वो सीज फायर ही है। ये सीज फायर का नया डेफिनेशन वो गढ़ रहे हैं। सुनिए, इस बयान के बाद दुनिया पूछ रही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप का सीज फायर ऐसा है तो 2029 तक वो दुनिया को कैसे कैसे युद्ध और सीज फायर दिखाएंगे। और यहां यह भी सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिसकी बात को अब तक पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती आई है, लेकिन आज ये समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान अमेरिका के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते और वहां की मीडिया को भी इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन हमारा सवाल तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस बयानबाजी का दुनिया क्या करे। इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान युद्ध के कारण त्राहिमाम हो रहा है। भारत में भी लगातार महंगाई बढ़ रही है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 74 पैसे है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अभी सीज फायर है, इसे संभल कर संयमित तरीके से गोलियां चल रही हैं और जब सीज फायर नहीं होगा तो फुल स्केल वॉर लड़ा जाएगा। और इस बात से अमेरिका के नेता भी आशंकित हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने की शक्ति को सीमित करना है। इस प्रस्ताव को न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन मिला है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी 4 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है, जिससे यह पता चलता है कि अब तो अमेरिका की संसद को भी राष्ट्रपति ट्रंप पर विश्वास नहीं है और संसद उन्हें कानून के जरिए युद्ध लड़ने से रोकना चाहती है। इस बीच ईरान की IRGC नेवी ने ओमान सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया है। इस हमले का एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें एक गुप्त लोकेशन से ट्रंक के जरिए मिसाइल दागी जा रही है और ईरान का दावा है कि उसने समुद्र में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है जो एक युद्धपोत पर है, और यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो ईरानी इलाके के पास आ रहा था। ये देखिए। खैर, हॉर्मुज संकट के बीच वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्जी रोड्रिगेज 5 दिनों के भारत दौरे पर आई हैं और ये वही वेनेजुएला है जिसके कच्चे तेल के भंडार पर कब्जा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को रातों रात गिरफ्तार करवा लिया था। उन्हें अमेरिका ले आया था और पिछले कई दिनों से भारत में कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में वेनेजुएला से ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और ये दौरा भी इसीलिए हो रहा है। लेकिन आज हम आपको इन दावों का पूरा सच बताएंगे और ये भी विश्लेषण करेंगे कि हॉर्मुज संकट में वेनेजुएला और भारत एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन इससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।
अब एक एक करके वो आंकड़े देखिए और इन तमाम तथ्यों को समझिए जो वेनेजुएला और भारत के तेल संकट को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। पहली बात तो यह है कि संकट की घड़ी में भी भारत का तेल आयात अभी कम नहीं हुआ है। मई महीने में भारत ने प्रतिदिन 50 बैरल कच्चे तेल का आयात किया है, जो पिछले महीने से लगभग 11.2% ज्यादा है। इससे यह पता चलता है कि भारत पहले से भी अब तेल खरीदने में बढ़ोतरी कर रहा है ताकि देश में पेट्रोल डीजल का कोई संकट ही ना रहे। अब दूसरे ग्राफिक्स पर आइए। यह दावा पूरी तरह गलत है कि भारत ने वेनेजुएला को रशिया के कच्चे तेल का विकल्प बना लिया है। अब भी भारत जिन 3 देशों में सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है उसमें पहले स्थान पर रशिया है, जो प्रतिदिन 23 लाख बैरल कच्चा तेल हमें दे रहा है। दूसरे स्थान पर यूएई है, जो 4,40,000 बैरल कच्चा तेल दे रहा है। और तीसरे स्थान पर वेनेजुएला है, जो 4,17,000 बैरल कच्चा तेल दे रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि वेनेजुएला से हम पहली बार कच्चा तेल खरीद रहे हैं। 2014 से पहले वेनेजुएला भारत का कच्चा तेल निर्यात करने वालों में तीसरे स्थान पर था। 2019 तक हम वेनेजुएला से सालाना 1,60,00,000 कच्चा तेल आयात कर रहे थे। अब यह भी देख लीजिए कि वेनेजुएला के तेल से भारत को फायदा क्या है। हॉर्मूज संकट के कारण भारत के पास कच्चे तेल का बफर स्टॉक लगातार कम हो रहा है, जो पहले कमी आ रही थी। फरवरी में ये 10,70,00,000 बैरल था। फिर मार्च में ये कितना हो गया? मार्च के महीने में आप देख रहे हैं ये 9,50,00,000 बैरल हुआ। अप्रैल महीने में तेल का यही बफर स्टॉक और कम होकर 9,10,00,000 रह गया। और इसका मतलब यह था कि भारत अपने बफर स्टॉक में जमा तेल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे यह कम हो रहा था। लेकिन वेनेजुएला और रशिया से तेल खरीदने के कारण इसमें इजाफा और मई महीने में यह 9,10,00,000 बैरल 9,60,00,000 बैरल हो गया, यानी 50 लाख बैरल तेल हमारे बफर स्टॉक में बढ़ गया। अब जो लोग ये पूछते हैं कि वेनेजुएला का तेल भारत राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में खरीद रहा है, उनका सच भी जान लीजिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वेनेजुएला का कच्चा तेल भारत को रशिया के तेल से सस्ता पड़ रहा है। रशिया हमें ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर कच्चा तेल बेच रहा है, जबकि वेनेजुएला हमें इसी ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर प्रति बैरल 5 से 8 डॉलर का डिस्काउंट दे रहा है। और जानते हैं इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे इंडियन बास्केट में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई। अप्रैल महीने में ये प्रति बैरल 114.48 डॉलर का था, मई महीने में 106.23 डॉलर का हुआ। और अब जानते हैं वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदने के कारण जून महीने में इंडियन बास्केट में कच्चा तेल का जो बैरल है वो 98 डॉलर का हो गया है। फायदा किसे? भारत को। और सोचिए, जब वेनेजुएला का तेल हमें सस्ता मिल रहा है और इससे इंडियन बास्केट को भी तेल सस्ता हो रहा है, तो हम वेनेजुएला से तेल क्यों ना खरीदें? और यहां तो हम बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। एक दौर वो भी था जब रशिया से कच्चा तेल खरीदने पर डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला होकर टैरिफ तक लगा रहे थे, लेकिन हमने तेल खरीदा रशिया से। और सवाल यही था कि हमें अपने हित देखने हैं, भारत का हित देखना है। भारत वहीं से तेल खरीदेगा और वहां से तेल खरीदेगा जहां से भारत को फायदा है। हमारी तेल रिफाइनरीज में वेनेजुएला का गाढ़ा तेल रिफाइन करना मुमकिन है, लेकिन फिर भी हम वेनेजुएला से कम तेल खरीद रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला से तेल लाने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है। और इसी वजह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति रोड्रिगेज का ये 5 दिनों का भारत दौरा बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दिल्ली के होटल में लगी आग की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से अग्निकांड की एक बड़ी खबर सामने आ गई है। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे भयानक आग लग गई। 5 मरीजों के मारे जाने की खबर है और करीब 20 से ज्यादा मरीजों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। 5 फ्लोर के इस प्राइवेट अस्पताल का आईसीयू वार्ड टॉप फ्लोर पर है। यहां गंभीर रूप से बीमार 15 मरीजों को रखा गया था। आईसीयू में रात करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क गई। इसे बुझाने की कोशिश बहुत देर से की गई, जिसकी वजह से पास में ही लगा एयर कंडीशनर आग की चपेट में आ गया। आग लगने पर एयर कंडीशनर में धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे वार्ड में बहुत तेजी से आग फैल गई। इसके बाद अस्पताल के निचले फ्लोर्स पर काला धुआं भरने लगा, जिससे अन्य वार्ड्स में मौजूद मरीजों, उनके अटेंडेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अस्पताल में मौजूद आम लोगों और मरीजों के अटेंडेंट्स से जल्दी सबको बाहर निकाला, जिससे कई मरीजों की जान तो बची, लेकिन आईसीयू में रखे गए मरीजों की निगरानी अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉयज कर रहे थे।
जिन पांच मरीजों की मौत हुई दुर्भाग्य से, उन्हें बचाने कोई नहीं गया था। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पहुंचने में समय लगा। जल्दी उन्होंने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने अस्पताल की खिड़कियां, दरवाजे तोड़े, मरीजों को बचाया। हादसे के बाद कई मरीजों के गायब होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि इस हादसे में ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन प्रशासन जानबूझकर संख्या कम बता रहा है। हालांकि अस्पताल जो प्रशासन के मुताबिक बाहर निकाले गए कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, जिनकी जानकारी जल्दी ही उनके परिवार वालों को दी जाएगी। हादसे में हुई मौतों को लेकर अलग अलग दावे हैं। प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की संख्या 5 है। फायर ब्रिगेड की टीम के दावे के मुताबिक तकरीबन 10 शवों को बाहर निकाला गया है। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा है। मरीजों के अटेंडेंस ने आरोप लगाया है कि रात 3 बजे ज्यादातर मरीज सो रहे थे। ऐसे में जब आग की खबर फैली तो अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय सबसे पहले भागे। उन्होंने मरीजों को ना तो जानकारी दी, ना ही उन्हें निकालने का प्रयास किया। इसके अलावा आरोप यह है कि जब आग भड़की तो अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, ना अलार्म बजा, ना वाटर स्प्रिंकलर काम किया। इसके अलावा अस्पताल की छत पर जाने वाला रास्ता, इमरजेंसी एग्जिट का मेन गेट बंद था। उससे मरीजों, उनके तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। हमारे देश में इमारतों की आपातकालीन व्यवस्थाओं को बहुत हल्के में लिया जाता है। दिल्ली का होटल हो, मुजफ्फरपुर का अस्पताल हो, आलम वही है लापरवाही का। और इस वजह से लगता है जैसे इंसान को इंसानी जानों की कोई कीमत ही नहीं समझी जाती। दिल्ली के फ्लरिश स्टे होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम बेकार था। आग लगी तो वो फेल हो गया। वाटर स्प्रिंकलर से पानी नहीं गिरा। दिल्ली के होटल में इमरजेंसी गेट जैसी कोई चीज नहीं थी। मतलब आज सोचने को हम मजबूर हैं कि इमरजेंसी गेट के नाम पर जो दरवाजा दिखाया भी जाता है वो वाकई काम करता है, नहीं करता है, खुलता है, नहीं खुलता है, लॉक रहता है। वाटर स्प्रिंकलर्स जो लगाए जाते हैं उनसे पानी निकलता भी है या नकली स्प्रिंकलर्स बस दिखाने के लगा दिए जाते हैं। और तो और बेसमेंट वाला गेट बंद। ठीक वैसे ही हादसे के वक्त मुजफ्फरपुर के अस्पताल का इमरजेंसी गेट बंद था। दिल्ली के होटल को 6 कमरों का लाइसेंस मिला, 25 कमरे चल रहे थे। मुजफ्फरपुर के अस्पताल के 13 बेड वाले आईसीयू में 15 से 20 मरीज रखे गए थे। इसलिए हादसे के बाद लोगों का निकालना मुश्किल हो गया। दिल्ली के होटल में वेंटिलेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भी वेंटिलेशन ठीक नहीं था। आग लगी तो धुआं अस्पताल के हर फ्लोर और वार्ड में फैल गया। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में फायर सेफ्टी को लेकर कितनी गंभीरता बरती जाती है। दुखद तो यह है कि आग लगने की घटनाओं के बाद सरकारी सिस्टम एक सेट पैटर्न पर काम करता है, जिसमें हादसे की जिम्मेदारी स्वीकारी नहीं जाती, थोप दी जाती है। जैसे दिल्ली हादसे के बाद क्या हुआ, होटल के मालिक को फायर एनओसी ना लेने का दोषी बताकर जिम्मेदारी उसी पर डाल दी गई, जबकि वो कई वर्षों से 6 कमरों के लाइसेंस पर 25 कमरे चला रहा था। जिस सरकारी सिस्टम को वो धोखा दे रहा था, उस सिस्टम ने कभी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। सच ये है कि हादसे का जिम्मेदार पूरा सिस्टम है। ठीक वैसे ही मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में हादसे को शॉर्ट सर्किट वाली आग बताकर रफा दफा करने की कोशिश हुई। ये नहीं पूछा जाएगा कि अस्पताल के आईसीयू में इतने मरीज कैसे थे। ये नहीं पूछा जाएगा कि फायर सेफ्टी सिस्टम खराब क्यों था। और ये भी नहीं पूछा जाएगा कि इमरजेंसी गेट्स को बंद क्यों रखा गया। होना तो ये चाहिए कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को अस्पताल की सालाना फायर सेफ्टी जांच करनी चाहिए थी और सही ना पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं होता। फायर सेफ्टी को लेकर हमारा पूरा सिस्टम संवेदनहीन हो चुका है। छोटे हो या बड़े, सभी शहरों में यही हाल है। दिल्ली एनसीआर की किसी भी सोसाइटी की ऊंची इमारतों में अगर आप रहते हैं तो याद कीजिए कि पिछली बार फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आपकी सोसाइटी की सुरक्षा जांच कब की थी। आपको याद भी नहीं आएगा, क्योंकि आग की दुर्घटनाओं में फायर डिपार्टमेंट अब सिर्फ आग बुझाने तक सीमित रह गया है और उसमें भी वो पूरी तरह से साधन संपन्न ही नहीं है। इसी वजह से अब इस तरह की दुर्घटनाओं में हम लोग मूक दर्शक बनकर रोते बिलखते इन तस्वीरों को देखते हैं, अफसोस जताकर रह जाते हैं। बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और इन पतली पतली सकरी गलियों में वो गाड़ियां घुस ही नहीं पाती हैं। देखिए,
अरे बाप रे बाप, इसको दिए थे। क्या हुआ आपके पेशेंट के साथ? पेशेंट की आग लगा के डाल दिया मेरा पेशेंट। कहाँ से आते भर्ती होने? कहाँ से? बगाई कोतवाली। हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए, तीसरा चौथा पांचवा छठवा गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं और करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु ऐसी में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था। इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला। हम लोग आए तो, लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअलिटी हुआ है। मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है। 3 लोग की मौत हुई है सर। कितना आसान होता है सरकार और सिस्टम के लिए एक लाइन का आदेश जारी करना, परीक्षा लीक हो गई है इसलिए इसे रद्द किया जाता है और फला तारीख को दोबारा परीक्षा होगी। बस एक नोटिफिकेशन और खेल खत्म। लेकिन क्या हुक्मरानों के बंद कमरों में कभी उन बच्चों की चीखें पहुंचती हैं जो इस एक परीक्षा के लिए अपनी रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ लुटा देते हैं? मध्य प्रदेश की आकांक्षा, जिसकी उम्मीदों को सिस्टम के पेपर लीक ने इस कदर निगल लिया कि उसने मौत को गले लगा लिया। एक किसान पिता जो लोन लेकर रसोइया बनकर बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख रहा था, आज वो अपनी बेटी को भी खो बैठा है। ये मऊगंज की खबर है। मऊगंज के मगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी, जिसके दिल में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने का जज्बा था, नीट की परीक्षा देकर जब वो लौटी तो उसकी आंखों में चमक थी। उसे भरोसा था कि 720 में से 650 नंबर तो पक्के हैं। व्हाइट कोट पहनने का सपना बस सच होने ही वाला था कि अचानक खबर आई, नीट का पेपर तो लीक हो गया। मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सोचिए उस 18-19 साल की बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या आघात हुआ होगा जब उसे लगा कि सालों की मेहनत कौड़ियों के भाव बिक गई। कुछ लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, कुछ लोग कहते हैं बेटियों को पढ़ाते नहीं, लेकिन इस बेबस बाप को देखिए। उसने सब कुछ, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी पेशे से किसान है, लेकिन बेटी के डॉक्टर बनने के अरमानों को पंख लगाने के लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख का लोन लिया। इतने से भी बात नहीं बनी तो अपनी खेती, किसानी सब कुछ छोड़कर नागपुर चले गए। वहां एक निजी कोचिंग के पास खुद कुक यानी रसोइया की नौकरी करने लगे। दूसरों के लिए खाना बनाते रहे ताकि बेटी पढ़कर एक दिन उनका देश और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन वाह रे सिस्टम, चंद रुपयों के लिए ईमान बेचने वाले पेपर माफियाओं ने इस बाप का सब कुछ लूट लिया। रूंधे गले से कृष्ण चतुर्वेदी कह रहे हैं, वो हमेशा बोलती थी, पापा देखना एक दिन बहुत नाम होगा हमारा। वो कहती थी कि मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे, लेकिन तब जब उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। कितने सारे सपने दिखाकर वो चली गई। अब जब सपनों को पूरा करने वाला ही नहीं रहा तो क्या सपने और कैसी परीक्षा, दावे होते रहे, परीक्षाएं होती रही, क्या फर्क पड़ता है। अब जांच कमेटी बैठी है, फिर से परीक्षाएं होंगी, लेकिन एक बेटी तो हार गई ना। उसे जिंदगी के इम्तिहान में इस सिस्टम ने फेल कर दिया। हर साल लाखों बच्चे दिन रात एक करते हैं, खाना पीना भूलकर सारी खुशियों को किताबों में दफन करके तैयारी करते हैं, लेकिन जब नतीजा आने का वक्त होता है तो पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। आकांक्षा इस त्रासदी की पहली शिकार नहीं है। अगर यही रवैया रहा तो आखिरी भी नहीं होंगी। सरकारें अपनी नाकामी छिपाने के लिए दोबारा परीक्षाओं का ऐलान कर देती हैं, लेकिन उस मानसिक प्रताड़ना का क्या जो ये बच्चे झेलते हैं। लोन के बोझ तले दबे उस पिता के आंसुओं का हिसाब कौन देगा।
साल 2020 से 2024 तक 5 साल में 67,000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो हर दिन औसतन 40 छात्र अपनी जान दे रहे हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। छात्रों का मरना आखिर किसी को दिखता क्यों नहीं? खैर, दोबारा नीट परीक्षा हो जाएगी, कोई ना कोई पास भी हो जाएगा, कोई डॉक्टर भी बन जाएगा, लेकिन मऊगंज के उस रसोइये पिता के घर में अब कभी रोशनी नहीं होगी। कितने सारे सपने दिखा के चली गई। कारण कि जो मीडिया आज मेरे सामने बैठी है, मीडिया के इंतजार में कर रही वो दिन का, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो थोड़ी हटकर है। गूगल को बनाने वाली कंपनी अल्फाबेट ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जो दुनिया से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस और जीका वायरस जैसी बीमारियों का नामो निशान मिटा सकती है। इन बीमारियों से हर साल दुनिया में करीब 7 लाख लोग मारे जाते हैं और भारत में सालाना 1000 लोग इन बीमारियों का शिकार बनते हैं। लेकिन अल्फाबेट ने जो इन्वेंशन की है उससे मच्छरों से होने वाली इन बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अल्फाबेट ने बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने वाले मच्छरों की फौज तैयार की है। कंपनी ने एआई और रोबोट्स की मदद से 3 करोड़ 20 लाख मच्छर तैयार किए हैं जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों से मिलकर उनको बीमारी फैलाने से रोक देंगे। अल्फाबेट ने अमेरिकी सरकार, रिहायशी इलाकों में इन मच्छरों को छोड़ने की अनुमति मांगी है। लैब में इतनी बड़ी संख्या में मच्छरों को पालने का काम भी इंसान नहीं बल्कि ऑटोमेटिक रोबोट्स की मदद से किया गया है। ये सारी कवायद वेस्ट नाइल वायरस और सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए की जा रही है। अल्फाबेट के इन मच्छरों की खासियत यह है कि ये इंसानों को नहीं काटते, यानी इनसे इंसानों को तो कोई खतरा नहीं है। कंपनी ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इन मच्छरों में खास तरह का वुल्बाचिया वायरस डाला है। जब भी इस वायरस वाला मच्छर बीमारी फैलाने वाले अन्य मच्छर से मिलेगा तो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की आबादी कम होती जाएगी, जिससे धीरे धीरे मच्छर दुनिया से खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में अगर इस प्रयोग की अनुमति मिलती है तो माना जा रहा है कि दुनिया के कई देश इन मच्छरों को अपने यहां जरूर लाना चाहेंगे ताकि वो मच्छरों से फैलने वाले बीमारियों को जड़ से ही खत्म कर दें। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और शराफत और तहजीब के नकाब ओढ़कर बैठे थे, हवा जरा सी तेज क्या हुई, सबके किरदार बेपर्दा हो गए। नमस्कार।